मुझसे लड़ती है उतना ही प्यार जताती है, रूठ जाऊं मैं जो कभी मुझको वो मनाती है। घर को सुंदर बनाती है वो परिवार का गहना है, मेरी कलाई पर बांधे राखी वो मेरी बहना है। नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का दिल से धन्यवाद आज के पावन अवसर पर और रक्षाबंधन की स्पेशल क्लास में सभी का दिल से धन्यवाद है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण और अद्भुत सवाल करने वाले, क्योंकि हमारे लिए छुट्टी उसी दिन होगी जिस दिन हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, हमारी छुट्टी उसी दिन होगी जिस दिन हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और उसी दिन हमारा सब कुछ भव्य स्वागत भी होगा जिस दिन हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है सभी का, दिल से स्वागत है। आज तो राखी बांध के जाना और मिठाई खा के जाना भाइयों, रुकना है अंतिम तौर पर, और सभी को राखी बांध के ही जाना है। जितने भी बहनें देख रही है, जितने भी भाई देख रहे हैं, एक बार सभी अपने भाई के लिए राखी का तैयार हैं तो लाइक कर दीजिए, राखी बांध दीजिए, मिठाई खा के जाइएगा। और राजस्थान जीके की स्पेशल क्लास के अंदर सभी को सिलेक्शन देने वाली क्लास एक महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, जो सभी को अंत तक जरूर देखना है। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। तो चलिएगा, इस सेशन को शुरू करते हैं। इससे पहले अंतिम तौर पर भी बोल रहा हूँ, मिठाई खानी है तो रुकना है भैया, मिठाई खानी है तो रुकना है, अपनी बहन से राखी बंधा के जाना है। जितने भी मेरी बहनें देख रही है सभी को दिल से धन्यवाद है, और सभी को अग्रिम शुभकामनाएं सिलेक्शन के लिए। सभी भाइयों को अग्रिम शुभकामनाएं सिलेक्शन के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, गजब का सेशन होने वाला है। फट कमेंट में उत्तर देते रहिए, और क्वेश्चंस नॉर्मल से शुरू करते हैं। कुछ हमारे भूगोल से संबंधित होंगे, तो कुछ आर्ट एंड कल्चर, कुछ हिस्ट्री से संबंधित काफ़ी अच्छे सवाल इसमें करने वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होंगे। सभी को अंत तक जरूर देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें करेंगे। तो पहले क्वेश्चन है जो नॉर्मल से शुरू करेंगे, जहां तक हम पूरी कोशिश करेंगे लगभग सेगमेंट कवर करने की। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत मरुस्थल है? राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल आता है, उसका कितना प्रतिशत है जो आपका मरुस्थल क्षेत्रफल आता है? सभी को उत्तर देना है, परफेक्ट उत्तर देना है। थोड़ा सा मैं यहाँ से आपका देख लेता हूँ, कलर भी अच्छा लग रहा है, तो सभी का स्वागत है। और इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन है 40%, 60%, 11% या 23%। कितना प्रतिशत क्षेत्र है जो पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्रफल के अंदर आता है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का? सभी इसका उत्तर देते रहिए परफेक्ट तरीके से। तो इसका जो राइट उत्तर आप सभी के सामने हो चुका है, क्या हो चुका है? 40% एकदम 40% जनसंख्या निवास करती है, और 60% एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है। क्या हो चुका है? 60% एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का पश्चिमी मरुस्थल कितना प्रतिशत है? 60%। जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। जी हाँ, सर्वाधिक जनसंख्या क्षेत्र किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पश्चिमी मरुस्थल के अंदर पाई जाती है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, वो भी देख लेता हूँ। फटाफट कमेंट साथ में देते रहिएगा, क्योंकि आज ही मिठाई खा के जानी है, इसीलिए। ठीक है, देखिए, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% क्षेत्र पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र आता है। इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। जी हाँ, 40% जनसंख्या निवास करती है। जो हमारे जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, यहाँ का जो क्षेत्र आता है, जालोर, पाली, यहाँ जितना भी क्षेत्र आता है वो सभी का सभी पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्रफल के अंदर आता है। ठीक है, तो 60% क्षेत्र आता है, 40% जनसंख्या निवास करती है, ये भी ध्यान रख लेना। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, अद्भुत क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। किस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र कहा जाता है? जी हाँ, गजब क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र कहा जाता है? फटाफट साथ में उत्तर देते रहना है, क्योंकि मिठाई खानी है तो उत्तर तो देना ही देना है। जो सबसे ज्यादा उत्तर देगा उसी को आज मिठाई जरूर खिलाऊंगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, हड़ौती प्रदेश या अरावली प्रदेश रुक्ष क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्या होगा इसका राइट उत्तर? जी हाँ, राइट उत्तर क्या होगा? रुक्ष क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। आप सभी के एकदम परफेक्ट कमेंट आ रहे हैं, और इसका जो राइट ऑप्शन आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश एकदम राइट उत्तर हो चुका है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश एकदम सही उत्तर हो चुका है। जी हाँ, चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश क्षेत्र रुक्ष क्षेत्र भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ये चीज ध्यान रख लेना। सर्वाधिक जैव विविधता किस प्रदेश के अंदर पाई जाती है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ध्यान रख लेना, याद कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है। कुबड़ पट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? जी हाँ, कुबड़ पट्टी किस क्षेत्र के अंदर पाई जाती है? आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और कई बार हमारे एग्जाम में आई हुई चीज़ है, तो हमें याद तो होना ही चाहिए। जी हाँ, कुबड़ पट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन है गोडवार क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, उच्च नागौरी भूमि, नागौरी उच्च भूमि या उच्च नागौरी भूमि, या इनमें से कोई नहीं। ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के पार्ट है। गोडवार क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, उच्च नागौरी प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? कुबड़ पट्टी।
क्या है कुबड़ पट्टी और क्या नहीं है, कहाँ पाई जाती है, किन क्षेत्र के मध्य पाई जाती है, सब जानकारी लेंगे और आप सभी के एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहे हैं। और इसका जो राइट ऑप्शन उच्च नागौरी प्रदेश हो गया। जी हाँ, उच्च नागौरी प्रदेश, गोडवार प्रदेश जालौर और सिरोही पाली का क्षेत्र आ जाता है, जबकि शेखावटी क्षेत्र सीकर झुंझुनू का क्षेत्र आ जाता है। उच्च नागौरी भूमि नागौर और अजमेर के मध्य की जो भूमि आती है उसे उच्च नागौरी प्रदेश कहते हैं। और इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि कुबड़ पट्टी पश्चिमी मरुस्थल के उच्च नागौरी प्रदेश में नागौर व अजमेर के मध्य स्थित है। जी हाँ, वहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा पानी में ज़्यादा होने की वजह से, किसकी, फ्लोराइड की मात्रा पानी में ज़्यादा होने की वजह से जो इंसान होते हैं वो कुबड़े की तरह हो जाते हैं, मतलब कुबड़ हो जाते हैं, थोड़े मतलब लल जाते हैं, शरीर ऐसे हो जाता है, इसीलिए उसको कुबड़ पट्टी के नाम से जाना जाता है। और वो नागौर और अजमेर के मध्य की क्षेत्र को कुबड़ पट्टी कहा जाता है। जी हाँ, आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है। शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को कहा जाता है। जी हाँ, स्थानीय भाषा में कुआं होता है ना, कुआं आपका जो पहले पानी निकाला जाता था, जो वर्तमान में तो इनको बंद कर दिया गया है क्योंकि सुरक्षा के लिए कई लोग हैं वो इसमें मतलब पशु पक्षी गिर जाते हैं, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया है। लेकिन पुराने समय में हम ट्यूबवेल खोदते हैं उसको भी हम कुआं कहते हैं, लेकिन पहले कुआं जो एक ऐसे खोदा हुआ होता था जिससे पानी बाहर निकाला जाता था, क्योंकि पहले पीने के लिए पानी की कमी थी, इसीलिए जो कुआं था उसे स्थानीय भाषा में शेखावटी में क्या नाम दिया जाता था। आपके सामने बीहड़, तालाब, जोहड़ या बटाऊ, क्या होगा इसका राइट उत्तर। सभी एकदम परफेक्ट तरीके से कमेंट में उत्तर दे रहे हैं और एकदम राइट उत्तर आप सभी दे रहे हैं और इसका जो राइट ऑप्शन आपका जोहड़ हो चुका है। जी हाँ, शेखावटी क्षेत्र में जो स्थानीय क्षेत्र, स्थानीय भाषा में जो कुएं होते हैं उसे जोहड़ कहा जाता है। और आपके जो बाड़मेर के अंदर जो बटाऊ का कुआं है वो बाड़मेर के अंदर है, बटाऊ का कुआं पूछा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रख लेना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेखावटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को जोहड़ कहा जाता है। जी हाँ, स्थानीय भाषा में कुओं को क्या कहा जाता है, जोहड़ कहा जाता है, ये भी ध्यान रख लेना। एक फैक्ट और ये आपको याद रख लेना है, थार का घड़ा किसे कहा जाता है। जी हाँ, थार का घड़ा किसे कहा जाता है तो आप सभी को पता होना चाहिए किसको कहा जाता है। चंदन नलकूप कहाँ पड़ता है, जैसलमेर के अंदर है, चंदन नलकूप है जिसको थार का घड़ा कहा जाता है। ये ध्यान रख लेना, थार का घड़ा, चंदन नलकूप। जी हाँ, ये चीज़ ध्यान रख लेनी है, कई बार पूछी जाती है। इसके साथ ही एक और नाम मिलता है रेगिस्तान का जल महल। जी हाँ, रेगिस्तान का जल महल क्या है, रेगिस्तान का जल महल बटाऊ का कुआं बाड़मेर है, बटाऊ के कुएं को रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। थार का घड़ा चंदन नलकूप को कहा जाता है, जबकि शेखावटी क्षेत्र में जो कुएं होते हैं उसे स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है। तीनों पॉइंट क्लियर कर लेना। जी हाँ, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत पूर्वी मैदानी प्रदेश आता है। जी हाँ, पूर्वी मैदानी प्रदेश है। इसके बारे में एक दो फैक्ट मैंने पहले भी बताए थे कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ये चीजें ध्यान रख लेना। पूर्वी मैदानी प्रदेश में कितने प्रतिशत क्षेत्र आता है राजस्थान का, 40%, 23%, 60% या 9%, क्या होगा इसका राइट उत्तर। जो सभी कमेंट में एकदम परफेक्ट तरीके से उत्तर देते रहिए, सभी का एकदम परफेक्ट तरीके से इंतजार कर रहा हूं, क्या होगा इसका राइट उत्तर। जी हाँ, एकदम परफेक्ट उत्तर दे रहे हैं और इसका जो राइट ऑप्शन आपका 23% एकदम राइट उत्तर हो चुका है। जी हाँ, पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर कितना प्रतिशत आता है, 23% क्षेत्र आ जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रख लेना, थोड़ा सा फैक्ट है, आप सभी को पता भी होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाते हैं। सिर्फ एमसीक्यू करने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे फैक्ट अगर हम लेके नहीं चलेंगे तो हमारा फायदा नहीं होगा। आज रक्षाबंधन है, मिठाई खानी है तो रुकना पड़ेगा। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का पूर्वी मैदानी प्रदेश में लगभग 23% क्षेत्र आता है और क्षेत्र की लगभग 39% जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी मरुस्थल के अंदर 40% जनसंख्या निवास करती है और 60% क्षेत्र आता है। यहाँ 23% क्षेत्र आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर और 39% जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक इसका है और जनसंख्या सर्वाधिक निवास पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंदर करती है। ये चीजें भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल बेसिन में सर्वाधिक बीहड़ किस जिले में बनते हैं। जी हाँ, किस जिले में सर्वाधिक बीहड़ बनते हैं, चंबल बेसिन के। जी हाँ, चंबल बेसिन के सर्वाधिक बीहड़ किस जिले में बनते हैं। ऑप्शन है करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा राइट ऑप्शन, क्या होगा। एकदम परफेक्ट तरीके से उत्तर देना है सभी का, एकदम राइट उत्तर क्या होगा और आप सभी के एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहे हैं और इसका जो राइट ऑप्शन आपका सवाई माधोपुर एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है। क्या हो चुका है, सवाई माधोपुर। जी हाँ, चंबल बेसिन में सर्वाधिक बीहड़ सवाई माधोपुर जिले में बनते हैं। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रख लेना, महत्वपूर्ण सवाल है। जी हाँ, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं तो यहाँ पे देख पाएंगे कि पूर्वी मैदानी प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है, चंबल बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन
और बाणगंगा का मैदान। ये 4 क्षेत्र आते हैं, याद रख लेना। पूर्वी मैदानी प्रदेश को 4 भागों में बांटा है, चंबल बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन और बाणगंगा का मैदान। बाणगंगा नदी जयपुर से निकलती है, चंबल नदी मध्य प्रदेश से आती है, माही नदी मध्य प्रदेश से आकर डूंगरपुर बांसवाड़ा से वापस कच्छ के रन गुजरात में चली जाती है। बनास आपकी सवाई राजसमंद से आती है, जो चंबल की सहायक नदी है। ध्यान रख लेना, चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है, लाइक कर दीजिए एक बार। जितने भी भाई बहन देख रहे हैं एक बार लाइक जरूर कर देना। अच्छा लग रहा है सेशन तो, और आप सभी का दिल से धन्यवाद है आज जुड़ने के लिए। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत का हाड़ौती क्षेत्र आता है? राजस्थान के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र आता है? 11%, 7%, 9% या 60%? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? एकदम परफेक्ट उत्तर देना है आप सभी को। इसका राइट उत्तर क्या होगा? राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र आता है? जी हाँ, हाड़ौती क्षेत्र कितने प्रतिशत आता है? तो आप सभी के एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहे हैं, और एकदम राइट उत्तर आने की वजह से इसका जो राइट ऑप्शन आपका 7% हो चुका है। क्या हो चुका है? 7% एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है। करते हैं आगे इनकी बात हाड़ौती क्षेत्र की। तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का हाड़ौती लगभग 6.89% भी मिल सकता है और 7% भी मिल सकता है, जिसके अंदर राज्य की 11% जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। पूछा जाता है, बीएसटीसी में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। हम हनुमानगढ़ की तरफ बढ़ते हैं लेकिन वहाँ नहीं, सर्वाधिक कोटा के अंदर, सर्वाधिक बूंदी, कोटा, झालावाड़ यहाँ पाई जाती है। इसीलिए जो सर्वाधिक हमारे हाड़ौती का क्षेत्र आता है यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। और 7% या 6.89% जनसंख्या क्षेत्र आता है, जबकि 11% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का अरावली कितने प्रतिशत है? जी हाँ, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का अरावली कितने प्रतिशत है? मैंने सोचा थोड़ा से फैक्ट है जो नॉर्मली होते हैं, लेकिन इनको क्लियर करवा लें, उसके बाद हम आर्ट एंड कल्चर में भी चलने वाले हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का अरावली कितने प्रतिशत है? 9%, 10%, 11% या 7%? क्या होगा इसका राइट उत्तर? आप सभी के एकदम परफेक्ट उत्तर आने चाहिए। क्या होगा इसका? तो एकदम परफेक्ट उत्तर आप सभी के आ रहे हैं, और एकदम राइट उत्तर आप सभी के आ रहे हैं, और इसका जो राइट ऑप्शन है आपका 9% एकदम राइट उत्तर है। जी हाँ, 9% एकदम परफेक्ट है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का अरावली कितने प्रतिशत है? तो 9% क्षेत्र आता है। चलिएगा, थोड़ा सा फैक्ट पे चलते हैं, तो बात करते हैं इनके फैक्ट की। तो अरावली राजस्थान के 9% क्षेत्र आता है, जिसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। इसमें से राज्य की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है, जो 1722 मीटर है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं, और अरावली की लंबाई राजस्थान में 550 किलोमीटर है। जी हाँ, 550 किलोमीटर है अरावली की लंबाई राजस्थान में, क्योंकि माउंट आबू से लेकर जो आपके झुंझुनू से निकलने वाली पहाड़ियाँ होती है तब तक लंबाई 550 किलोमीटर है। 10% जनसंख्या निवास करती है, और 9% क्षेत्र आता है। 1722 मीटर ऊंची सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर इसी क्षेत्र में स्थित है, सिरोही के अंदर, माउंट आबू में। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रख लेना, याद रख लेना, बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि ऐसे फैक्ट हम भूल जाते हैं, तो याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और इसके साथ तो बढ़ते हैं अब आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री की ओर। थोड़े से क्वेश्चंस है जो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के ले लेते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? जी हाँ, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय जो प्रचारिणी विद्या सभा की स्थापना हुई थी, या विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई थी, उनके प्रवर्तक कौन थे? रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा या भंवरलाल सर्रा? क्या होगा इसका राइट उत्तर? एकदम परफेक्ट उत्तर सभी को देना है, और आप सभी के एकदम परफेक्ट कमेंट आते हैं, और इसका राइट ऑप्शन आपका विजय सिंह पथिक एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजय सिंह पथिक एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इससे पहले थोड़ा सा फैक्ट है जो आप सभी को पता होना चाहिए, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्या प्रचारिणी सभा का गठन विजय सिंह पथिक ने किया था, और इसका संचालन हरि भाई कीकर करते थे। जी हाँ, हरि भाई कीकर करते थे विद्या प्रचारिणी सभा का जो आपका संचालन है वो। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो भी आपको देख लेना है। मानगढ़ हत्याकांड कहाँ हुआ था? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा या झालावाड़? इनके साथ में मैं थोड़े से फैक्ट लेके चलता हूँ, इसीलिए इन क्वेश्चंस को वापस करवाता हूँ। मानगढ़ हत्याकांड कहाँ हुआ था? आप सभी को पता है, और इसका जो राइट ऑप्शन आप सभी के सामने हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदम परफेक्ट उत्तर बांसवाड़ा एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, बांसवाड़ा एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। बांसवाड़ा एकदम राइट उत्तर हो गया है। चलिएगा, इसके अंदर थोड़ा सा देख लेते हैं फैक्ट कि मानगढ़ हत्याकांड आपके बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ पहाड़ी पर 17 नवंबर 1913 को हुआ था। गोविंद गिरी के नेतृत्व में 1500 भील मारे गए थे, और मेवाड़ भील कोर ने उन पर गोलियां चलाई थी। ये चीज़ें ध्यान रख लेना। मानगढ़ हत्याकांड बांसवाड़ा में, मानगढ़ पहाड़ी पर 17 नवंबर 1913 को
गोविंद गिरी के नेतृत्व में एक सम्मेलन हो रहा था संप सभा का। संप सभा की स्थापना कब हुई थी ये भी ध्यान रख लेना। संप सभा की स्थापना 1823 के अंदर हुई थी, ये चीज़ें ध्यान रख लेना। और संप सभा का सम्मेलन था 1913 को, उसमें गोलियां चलाई और 1500 भील के करीब वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और वो मारे गए थे। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रख लेना, शहीद हो गए थे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमीरदेव चौहान के दरबार का प्रमुख कवि कौन था। गजब का क्वेश्चन है भाई साहब, गजब का क्वेश्चन है। सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए। हमीरदेव चौहान के दरबार का प्रमुख कवि कौन था। जी हाँ, कौन था प्रमुख कवि हमीरदेव चौहान। जनार्दन भट्ट, वागेश्वर, बीजा द्वितीय या गोवर्धन। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। जी हाँ, परफेक्ट उत्तर आने चाहिए। जनार्दन भट्ट, वागेश्वर, बीजा द्वितीय या गोवर्धन। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। सभी एकदम परफेक्ट उत्तर देना है, परफेक्ट उत्तर आने चाहिए सभी के, और आप सभी के एकदम राइट उत्तर आ रहे हैं। और इसका राइट ऑप्शन बीजा द्वितीय एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है। जी हाँ, बीजा द्वितीय एकदम परफेक्ट है। हमीरदेव चौहान के दरबार का प्रमुख कवि बीजा द्वितीय था। चलेगा, थोड़े से फैक्ट पे चलते हैं और बात करते हैं कि बीजा द्वितीय हमीरदेव चौहान के दरबार का प्रमुख कवि था। जी हाँ, हमीरदेव चौहान के प्रमुख कवि कौन थे। बीजा द्वितीय आपको पता होना चाहिए। हमीरदेव चौहान रणथंभौर के शासक थे। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। उस समय राजस्थान का प्रथम शाका हुआ था और जल जौहर हुआ था पहली बार, और वहाँ पर हमीरदेव चौहान में वो वीर गति को प्राप्त हो गए। और इनके जो दो सेनापति थे रणमल रतिपाल, वो भी आपको ध्यान रख लेना है। थोड़ा सा इस फैक्ट को ध्यान रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है। मेवाड़ के राणा हमीर को, जी हाँ, मेवाड़ के राणा हमीर को थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। देखिए, क्वेश्चन बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। मेवाड़ के राणा हमीर को किस प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन नाम से संबोधित किया गया है। जी हाँ, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किस प्रशस्ति में दी है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, कोम्बलगढ़ प्रशस्ति या राज प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति में दिया गया है राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन नाम से संबोधित किया गया है। जी हाँ, विषम घाटी पंचानन नाम से दिया गया है। या मेवाड़ का उद्धारक भी मिलता है, मेवाड़ का उद्धारक, ठीक है ना, उद्धारक भी मिलता है ना, ये भी इनको ही कहा जाता है। मेवाड़ का उद्धारक भी राणा हमीर को कहा जाता है। क्या होगा। आप सभी के एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहे हैं और एकदम राइट उत्तर आप सभी का आ रहे हैं। और इसका जो राइट ऑप्शन आपका कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति एकदम परफेक्ट हो चुका है। क्या हो चुका है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति एकदम राइट हो चुका है। मेवाड़ के राणा हमीर को किस प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन कहा गया है, तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। थोड़ा सा फैक्ट भी देख लेते हैं इसके बारे में। इसके बारे में थोड़ा फैक्ट यह है कि राणा हमीर को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में, राणा हमीर को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में विषम घाटी पंचानन के नाम से उल्लेखित किया गया है। राणा हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। राणा हमीर मेवाड़ का शासक बना था 1326 के अंदर। जी हाँ, 1303 के अंदर क्या हुआ, जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया तो रावल रतन सिंह जी शहीद हो गए। उसके बाद में यहाँ पे कुछ अन्य राजाओं का शासन हुआ। उसके बाद 1303 में सिसोदियाई वंश की नींव किसने रखी थी, हमीरदेव चौहान ने। उसके बाद महाराणा शब्द लगाने शुरू कर दिया था। इनसे पहले हमीरदेव चौहानों से पहले राव शब्द लगाया जाता था, राव। तो उसके बाद जो महाराणा आए थे, उसके बाद में जो अमीरदेव आए थे, अमीरदेव के बाद में महाराणा शब्द लगाना इन्होंने आगे पदवी लगानी शुरू कर दी। ये भी ध्यान रख लेना, महाराणा शब्द महाराणा हमीर के बाद में लगाना शुरू किया। पहले राव लगाते, राव रतन सिंह जी, इस तरह से राव जैतर सिंह जी, ऐसे। ठीक है, ये चीज़ें भी ध्यान रख लेना, थोड़ा सा ध्यान रखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है भाई साहब, बड़ा अच्छा है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा गया। जी हाँ, किस ग्रंथ में राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है। रावजेत शिरोछंद, वेली कृष्ण रुक्मणी, किरतार बावनी या मुइणोत्तैन श्री ख्यात। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। जी हाँ, गजब क्वेश्चंस हैं। आप सभी की लाडू खाना है, राखी बांधनी है, तो भैया अंत तक रुकना पड़ेगा। आप सभी बहनों और भाइयों का स्वागत है और आप सभी एकदम अंत तरीके से क्वेश्चंस का परफेक्ट उत्तर देते रहिए। किस ग्रंथ में राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा गया। जी हाँ, क्या होगा, रावजेत शिरोछंद, वेली कृष्ण रुक्मणी, किरतार बावनी या मुइणोत्तैन श्री। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। तो आप सभी के एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहे हैं और एकदम राइट ऑप्शन आप सभी के आ रहे हैं। और इसका जो है एकदम परफेक्ट उत्तर आपके सामने क्या हो जाएगा, रावजेत शिरोछंद। जी हाँ, रावजेत शिरोछंद में राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। थोड़ा सा फैक्ट है वो भी आप देख लेते हैं कि बीकानेर के शासक राव लूणकर्ण को बिट्ठू शुजा द्वारा लिखित कौन सी रावजेत शिरोछंद में कहा, क्या कहा गया है, इसको कलयुग का कर्ण कहा गया है। यह ध्यान रख लेना थोड़ा सा, बिट्ठू शुजा द्वारा लिखित है। ठीक है, रावजेत शिरोछंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। जी हाँ, गजब क्वेश्चंस आने वाले हैं आगे आगे, इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आने वाले हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, बीएसटीसी 2020 का क्वेश्चन है। बीएसटीसी 2020 का क्वेश्चन है, सर्वाधिक घनत्व वाला जिला, जनसंख्या घनत्व है भरतपुर,
जयपुर, दौसा या जैसलमेर? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? सभी परफेक्ट उत्तर देने चाहिए और सभी के एकदम राइट उत्तर आ रहे हैं, और एकदम राइट ऑप्शन आने की वजह से इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयपुर एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, जयपुर एकदम राइट उत्तर हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? जयपुर का है। जी हाँ, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें पता चलता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जन घनत्व जयपुर में है। जनसंख्या जन घनत्व किसका है? जयपुर का और भरतपुर का है। पहले नंबर पर जयपुर है, दूसरे नंबर पर भरतपुर है, तथा न्यूनतम जैसलमेर और बीकानेर का है। न्यूनतम में सबसे कम जैसलमेर का, उसके बाद बीकानेर का। जी हाँ, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर और भरतपुर का, न्यूनतम जैसलमेर व बीकानेर का। याद कर लेना, रट लेना, कुछ भी कर लेना, बस याद कर लेना भैया, याद कर लेना, यही चीज़ और ऐसा और उम्मीद आपसे मैं करता हूँ। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। जी हाँ, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? डूंगरपुर, धौलपुर, पाली या राजसमंद? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? क्या होगा एकदम परफेक्ट उत्तर? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला यानी राजस्थान का अगर वर्तमान लिंगानुपात पूछा जाए यानी 2011 की जनसंख्या अनुसार तो 928 है। ठीक है, और शिशु लिंगानुपात मैंने 2-3 दिन पहले एक क्वेश्चन कराया था, उसके माध्यम से आप सभी को बताया था कि शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 888 है। 888 है शिशु लिंगानुपात। तो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर है। क्या है? डूंगरपुर है, लगभग 994 के करीब आता है, 994। ठीक है, 994 है राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर आ जाता है। थोड़ा सा फैक्ट इसके बारे में देख लेते हैं और ये ध्यान रख लेना, थोड़ा सा कई ना कई क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? डूंगरपुर में और राजसमंद में। पहले नंबर पर डूंगरपुर, दूसरे नंबर पर राजसमंद है, और न्यूनतम धौलपुर और जैसलमेर का है। जी हाँ, सर्वाधिक जन घनत्व किसका है? जयपुर और भरतपुर का है। न्यूनतम किसका है? जैसलमेर और बीकानेर का है। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? डूंगरपुर और राजसमंद का। न्यूनतम किसका है? धौलपुर और जैसलमेर का। दो जिले याद रख लेना। आप कुछ भी मानिए, मुझे बस याद कर लीजिए, बस एक ही चीज़ चाहिए, आप याद कर लेना इन चीज़ों को। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर है। जी हाँ, राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर है। क्या है? किस जिले की है? कौन सी जिले की है? जी ध्यान रखना, कोटा, जयपुर, झुंझुनू या जालौर? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? सर्वाधिक साक्षरता दर, और साक्षरता दर है कितनी वो भी आप सभी को पता होना चाहिए। क्या है? तो साक्षरता दर राजस्थान की 66.1% है। 66.1% राजस्थान की टोटल साक्षरता दर है। ठीक है, और ये चीज़ें भी ध्यान रख लेना, कहीं ना कहीं हमें पूछी जाती है। महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 52.2 है, 52.2% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 79.1% है, 79 पॉइंट। ठीक है, ये चीज़ें भी ध्यान रख लेना, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब एकदम गजब की चीज़ें हैं और पूछी जाती है एग्जाम में। और इसका जो राइट ऑप्शन आपका कोटा एकदम परफेक्ट हो जाएगा, यानी सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा की है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, बहुत ही गजब के एक्सप्लेनेशन की हुए है। पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना भैया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मिल जाएगी पीडीएफ अच्छे से। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा व जयपुर की है, तथा न्यूनतम जालौर व सिरोही की है। जी हाँ, न्यूनतम किसकी है? जालौर और सिरोही की है। क्वेश्चंस दोनों के दोनों क्वेश्चंस 2020 के क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं जोड़ के पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चंस को रिपीट करवाया है। सर्वाधिक साक्षरता दर कोटा जयपुर की है, न्यूनतम जालौर सिरोही की है। ध्यान रख लेना, घनत्व, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात, सर्वाधिक साक्षरता दर, न्यूनतम साक्षरता दर कितनी है वो भी ध्यान रख लेना, और साक्षरता दर 66.1% है, ये चीज़ें भी ध्यान रख लेना। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? 2011 की जनसंख्या के अनुसार आप सभी को इसका तो पता है, और सर्वाधिक जनसंख्या हमारी जयपुर जिले में पाई जाती है। जी हाँ, सर्वाधिक जयपुर के अंदर पाई जाती है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है वो आप सभी को देख लेना चाहिए। राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जयपुर व जोधपुर में, तथा न्यूनतम जैसलमेर व प्रतापगढ़ की जनसंख्या पाई जाती है। सर्वाधिक जयपुर, उसके बाद जोधपुर में पाई जाती है, जबकि न्यूनतम जैसलमेर व प्रतापगढ़ में पाई जाती है। ये चीज़ें भी ध्यान रख लेना चाहिए। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही अच्छा और भाई साहब गजब का क्वेश्चन है। क्या बात है, गजब के क्वेश्चन। अगर मिठाई खानी है तो इस क्वेश्चन को तो करना पड़ेगा। ढेपाड़ा क्या है? आपके जो आदिवासियों के अंदर जो कुछ होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, लोक नृत्य होते हैं, लोकगीत होते हैं, उनसे संबंधित यह ढेपाड़ा होता है। क्या होता है ढेपाड़ा? एग्जाम में पूछा जाता है। लोक नृत्य है, लोकगीत है, आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला तंग धोती है। क्या है इसका राइट ऑप्शन? तो आप सभी एकदम परफेक्ट उत्तर दे रहे हैं। आदिवासियों द्वारा पहना जाने वाली तंग धोती है। क्या बात है, सभी एकदम परफेक्ट उत्तर दे रहे हैं। आप सभी से मैं आशा और पूरी उम्मीद करता हूं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और फुल सपोर्ट के साथ साथ में खड़े रहेंगे। यही चीज़ और यही उम्मीद और यही आशा हमें चाहिए। इसके साथ ही कल
हमारी एक प्रॉब्लम ये आ गई है कि NYKS की मीटिंग है कल और उसमें भी मुझे जाना पड़ेगा, तो उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ब्लॉग के चैनल के माध्यम से आप सभी को पूरी जानकारी दूंगा। तो ब्लॉग चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम आप सभी को पता है क्या है, LMP ब्लॉग नाम है। और आपको इस चैनल के मतलब इस चैनल में आप जैसे ही चैनल पर क्लिक करेंगे तो कम्युनिटी पोस्ट के बाद में एक चैनल नाम मिलेगा, वहाँ पर नीचे दिया होगा LMP ब्लॉग नाम का चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर बहुत सारी मैं ऐसे पर्सनल डिटेल देता रहता हूँ। तो डेपाड़ा क्या है, लोक नृत्य है, लोक गीत है या आदिवासियों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती, इसका राइट ऑप्शन हो चुका है। चलेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आदिवासियों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती ढेपाड़ा कहा जाता है। ठीक है, तंग धोती को क्या कहा जाता है, ढेपाड़ा कहा जाता है, जो आदिवासियों द्वारा पहनी जाती हैं। ये चीज़ें ध्यान रख लेना। थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोठड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? जी हाँ, मोठड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला और मोठड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, ये चीज़ें ध्यान रख लेना। मोठड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, बादला कहाँ का प्रसिद्ध है, इसके साथ में मैंने बादला और जोड़ दिया है। ऑप्शन है जयपुर, अलवर, भरतपुर या जोधपुर। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, आप सभी को पता होना चाहिए, एकदम परफेक्ट उत्तर होना चाहिए। और इस सभी का एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहे हैं। और इसका जो राइट ऑप्शन आप सभी के सामने जोधपुर हो चुका है। क्या हो चुका है, जोधपुर एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है, जोधपुर एकदम राइट उत्तर हो चुका है। तो जोधपुर एकदम परफेक्ट है। आपका जो बादला जो मतलब पानी रखने के लिए कुछ जस्ते से बना हुआ पात्र होता है, मतलब सर्दी गर्मी के अंदर जिसमें ठंडा पानी रहता है, उसे जो बादला कहा जाता है। और मोठड़ा एक वस्त्र होता है जो जोधपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बात है भाई साहब, इस क्वेश्चंस के बाद अगर किसी भाई ने लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर देगा। मुझे उम्मीद और पूरी आशा आप सभी से पूरी आशा है कि इस क्वेश्चंस के बाद ज़रूर करेंगे। निम्न में से कौन सा सिर का आभूषण है? जी हाँ, मेमंद, बाली, भंवरकुंडी या बेसर। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, क्या होगा एकदम राइट ऑप्शन, सिर का आभूषण है। जी हाँ, मेमंद, बाली, भंवरकुंडी या बेसर। क्या होगा एकदम राइट ऑप्शन आप सभी के सामने होना चाहिए। एकदम परफेक्ट उत्तर क्या होगा, और आप सभी एकदम परफेक्ट उत्तर दे रहे हैं। और इसका राइट ऑप्शन आपका मेमंद हो चुका है। क्या हो चुका है, मेमंद एकदम राइट ऑप्शन हो चुका है। बाली, भंवरकुंडी और बेसर ये सभी किसकी है, आपके नाक कान इनके हैं। और इसके साथ ही जो मेमंद है वो आपके सिर का आभूषण है। अभी मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, उसके बाद आपको लगेगा कि जी भाई वास्तव में कुछ ना कुछ तो दिया है। जी हाँ, देखिए, मेमंद महिलाओं के सिर पर पहना जाने वाला आभूषण होता है। सिर के आभूषण देख लीजिए, सांकड़ी, टिक्को, टिड्डी भड़को, शीश फूल, मांग, बोरलो और राखड़ी। ये सब के सब याद होने चाहिए। सिर के आभूषण सांकड़ी, टिक्को, टिड्डी भड़को, शीश फूल, मांग, बोरलो और राखड़ी। याद रख लेना, याद रख लेना, याद कर लेना, याद कर लेना। कुछ भी मान के याद कर लेना, मुझे बुरा मान के याद कर लेना, अच्छा मान के याद कर लेना, बस याद कर लेना। और साथ में लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न आभूषण कहाँ पहना जाता है? गजब का क्वेश्चन है भाई साहब, बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है। नवरत्न आभूषण कहाँ पहना जाता है, याद रख लेना अच्छे से। और इसके बाद भी काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन आने वाला है। नवरत्न आभूषण कहाँ पहना जाता है, कान में, नाक में, बाजू में या पैर में? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, आप सभी एकदम परफेक्ट तरीके से उत्तर दे रहे हैं। और एकदम राइट ऑप्शन आप सभी का आ चुका है। और इसका राइट ऑप्शन आपका बाजू हो चुका है। क्या हो चुका है, बाजू एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है। जी हाँ, इसका राइट ऑप्शन बाजू एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है। बाजू में पहना जाता है क्या, नवरत्न आभूषण। जी हाँ, थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो हमें मिलता है क्या एकदम परफेक्ट तरीके का एक एक्सप्लेनेशन। नवरत्न आभूषण बाजू में पहना जाता है। बाजू के जो आभूषण है वो आपसे देख सकते हैं, नवरत्न, चुड़ला, अनंत, बाजूबंद, तड्डा, ता, हारपान या बट्टा। ये ध्यान रख लेना, हारपान कंफ्यूज करता है, गले के अंदर कर देते हैं, हारपान बाजू का है। नवरत्न, चुड़ला, अनंत, बाजूबंद, तड्डा या टड्डा भी मिल सकता है यहाँ पे, हारपान और बट्टा, ये सभी आपके बाजू के आभूषण हैं। अलवर जिले का शुभंकर है। क्या बात है, गजब का क्वेश्चन है। अलवर जिले का शुभंकर है खरमोर, कुर्जा, सांबर या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, आप सभी एकदम परफेक्ट तरीके से देंगे। कुर्जा, मोर, सांबर, कुर्जा, सांबर, खरमोर। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो आप सभी के एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहे हैं। और एकदम राइट ऑप्शन आप सभी के आ रहे हैं। और इसका राइट ऑप्शन आपका सांबर हो चुका है। क्या हो चुका है, सांबर। अलवर जिले का शुभंकर सांबर है। कुर्जा जोधपुर का शुभंकर है, जोधपुर का। जबकि खरमोर आपका अजमेर का शुभंकर है। ठीक है, ध्यान रख लेना, अलवर का सांबर, कुर्जा जोधपुर का और खरमोर आपका अजमेर का। इसके साथ ही एक और फैक्ट यहाँ पे दे रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको रट लेनी है। जी हाँ, ये देखिए, यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे जो शुभंकर है वो यहाँ पे मैंने दिए हैं। जी हाँ, मैंने पेपर कटिंग यानी किताब के कुछ कटिंग है वो यहाँ पे डाली है। आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी पढ़ लेनी है, पीडीएफ पढ़ लेनी है। पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का नाम, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वही चैनल का नाम है, वही लोगो है, सर्च करके जुड़ जाना, याद रख लेना। या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को जो याद रख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे जालोर का, घड़ियाल, कोटा का, उदबिलाव, नागौर का, राजहंस, इस तरह के जितने भी है ये सभी आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लेना। गजब का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ, नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्रशैली है, किस
कौन सी चित्र शैली है जो नाथ संप्रदाय से संबंधित है? मेवाड़ शैली, जोधपुर शैली, जयपुर शैली या अलवर शैली, कौन सी शैली होगी इसका राइट ऑप्शन? तो आप सभी को पता है नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे स्थित है? जोधपुर के अंदर नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। इसीलिए जो हमारी शैली होगी वो क्या होगी? एकदम परफेक्ट उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो जोधपुर एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। जोधपुर शैली है जो आपके किससे संबंधित होगी? नाथ संप्रदाय से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बड़ा ही अच्छा है। नाथ संप्रदाय से संबंधित शैली जोधपुर शैली है। जोधपुर शैली है जिसका स्वर्णकाल मालदेव के शासनकाल को कहा जाता है। जी हाँ, मालदेव के शासनकाल को कहा जाता है, जिसमें रेत के टिल्ले, ऊंट, घोड़े, छोटी छोटी झाड़ियाँ आदि का चित्रण इसमें मिलते हैं। जी हाँ, किसके? ऊंट के, टिल्ले के, घोड़े, मतलब जो आसपास में ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं उन्हीं के चित्र मिलेंगे। जो जहाँ पे महल मालिये देखेंगे वो वहाँ के बनाएंगे। कोई चित्र ऊँट के देखेंगे तो ऊँट बना देंगे, क्योंकि मारवाड़ में ऊँट ही पाए जाते हैं, इसलिए ऊँट के चित्र यहाँ प्रसिद्ध रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रख लेना, अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर चित्रशैली के शासनकाल, किसके शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है? अगर अच्छा लग रहा है सेशन तो लाइक जरूर कर देना। बीकानेर चित्रशैली किसके शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है? महाराजा राय सिंह के, महाराजा अनूप सिंह के, महाराजा गंगा सिंह के, इनमें से कोई नहीं। किसके शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? आप सभी को पता होना चाहिए। गजब का सेशन होगा तो आप सभी को गजब ही अच्छा लगेगा। और इसका जो राइट ऑप्शन आप सभी का महाराजा अनूप सिंह एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है। क्या हो चुका है? महाराजा अनूप सिंह एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है। बीकानेर चित्रशैली स्वर्णकाल किसका है? महाराजा अनूप सिंह का है। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की मोनालिसा क्या किसे कहा जाता है? जी हाँ, भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? पिछवाई चित्रकला को, रसिक प्रिया या बनी ठनी को, गौरी बाई को, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? एकदम परफेक्ट उत्तर देना है और आप सभी के एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहे हैं। इसका जो राइट ऑप्शन आप सभी के सामने रसिक प्रिया या बनी ठनी। बनी ठनी का नाम क्या है आपका? रसिक प्रिया भी मिलता है। जी हाँ, क्या मिलता है? रसिक प्रिया भी मिलता है। क्या हो गया ये? क्या मिलता है आप सभी के सामने? रसिक प्रिया भी मिलता है, जो नागरीदास या सावंत सिंह की प्रेमिका थी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन है जो आप सभी को देख लेना चाहिए, बड़ा ही अच्छा है। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी या रसिक प्रिया को भारत की मोनालिसा कहा है। राजस्थानी चित्रकला के चित्र बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया। जी हाँ, डाक टिकट भी जारी किया गया। यह चीज़ें भी ध्यान रख लेना, बड़ा ही अच्छा है। कब किया गया था वो यहाँ पे दिया हुआ है। कब किया गया था वो आप सभी को पता होना चाहिए। 5 मई 1973 को राजस्थानी चित्रकला के चित्र बनी ठनी पर डाक टिकट जारी किया गया था। एरिक डिक्सन ने इसे रसिक प्रिया का या फिर भारत की मोनालिसा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान की प्रथम आदमकद चित्र किस शैली में बना था? प्रथम आदमकद, प्रथम आदमी चित्र की शैली में बनी हो, ये चीज़ें ध्यान रख लेना। मारवाड़ में, मेवाड़ में, जयपुर में या अलवर में? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? आप सभी फटाफट उत्तर देते रहिए और आप सभी एकदम परफेक्ट उत्तर दे रहे हैं। और इसका जो राइट ऑप्शन आप सभी का एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है। और इसका राइट ऑप्शन आपका मारवाड़ जयपुर शैली एकदम परफेक्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? जयपुर। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जयपुर शैली के अंदर साहिब राम ने क्या किया था? साहिब राम नाम का एक चित्रकार था जिसने क्या किया? ईश्वरी सिंह जी का राजस्थान में आदमकद चित्र बनाया था। ईश्वरी सिंह का सबसे पहले राजस्थान में आदमकद चित्र बनाया था। किसने? साहिब राम ने। किस शैली से संबंधित है? जयपुर शैली से। ये ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत किसके काल में हुई थी? राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत किसके काल में हुई थी? महाराणा कुंभा, महाराव मालदेव, महाराणा प्रताप या राणा सांगा? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? एकदम परफेक्ट उत्तर देना है। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? आप सभी को पता है, महाराणा कुंभा के काल में राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत हुई थी, मेवाड़ चित्रशैली से। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये गजब का क्वेश्चन है भाई साहब, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि पशु पक्षियों के चित्र किस शैली से मिले हैं? पशु पक्षियों के चित्र किस शैली में मिले हैं? बूंदी में, कोटा में, जयपुर में या अलवर में? किस में मिले हैं पशु पक्षियों के चित्र? तो आप सभी को पता है इसका जो राइट ऑप्शन आप सभी के सामने बूंदी हो चुका है। बूंदी के अंदर किसके मिले हैं? पशु पक्षियों के चित्र मिले हैं। जी हाँ, पशु पक्षियों के चित्र किससे मिले हैं? बूंदी शैली से मिले हैं। जी हाँ, ठीक है, चलिएगा थोड़ा सा नीचे देखते हैं। पशु पक्षियों के जो चित्र मिले हैं वो किससे मिले हैं? आपके बूंदी शैली से मिले हैं। ये ध्यान रख लेना, बूंदी शैली से पशु पक्षियों के चित्र मिले हैं। और सूरजन सिंह आड़ा के शासनकाल को बूंदी का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसके? सूरजन सिंह आड़ा के शासनकाल को बूंदी का स्वर्णकाल कहा जाता है, यह ध्यान रख लेना। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिकार करते हुए चित्र किस शैली से मिले हैं? जी हाँ, शिकार करते हुए चित्र किस शैली से मिले हैं? बूंदी, कोटा, जयपुर, अलवर? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? शिकार करते हुए चित्र किस शैली से मिले? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों तक पहुँचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखना है। बहुत ही अच्छा ये सेशन होने वाला है, गजब का सेशन है। शिकार करते हुए चित्र किस शैली से मिले हैं? इसका राइट ऑप्शन आप सभी के सामने क्या हो जाएगा? कोटा एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। कोटा एकदम राइट उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, कोटा से जो आपके शिकार करते हुए चित्र मिले हैं। देखिए कोटा चित्र शैली से युद्ध, नारियों और रानियों के शिकार खेलते हुए युद्ध हुए दृश्य के चित्र मिले हैं। महाराजा उमेद सिंह के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है 2020 का, 2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। महाराजा उमेद सिंह के शासनकाल को कोटा का स्वर्णकाल कहा जाता है, कोटा चित्र शैली का। और इसमें रानियों के शिकार करते हुए चित्र भी मिले हैं, युद्ध के मिले हैं, नारियों के भी मिले हैं। ठीक है,
ये गजब का क्वेश्चन है भाई साहब। कलीला दमना चित्र या कलीला दमना चित्र किस शैली के दो पात्र है? जी हाँ, कलीला दमना चित्र है जो किस शैली के दो पात्र हैं? मारवाड़, मेवाड़, जयपुर या अलवर। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो आप सभी एकदम परफेक्ट उत्तर दे रहे हैं और इसका जो राइट ऑप्शन आपका मेवाड़ हो चुका है। मेवाड़ एकदम परफेक्ट उत्तर है। जी हाँ, चलिएगा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ में इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस चित्र शैली से संबंधित है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस चित्र की शैली से संबंधित है? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर या अलवर। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो इसका राइट ऑप्शन आप सभी के सामने मेवाड़ हो चुका है। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्र किस शैली से संबंधित है? तो मेवाड़ से है। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जिसकी रचना 1261 में मेवाड़ के तेज सिंह के शासनकाल में हुआ था। जी हाँ, मेवाड़ के तेज सिंह के शासनकाल में हुआ था। और मुझे पूरी आशा और पूरी उम्मीद है कि इन क्वेश्चन से आप सभी को बहुत सारी ऐसी जानकारी मिली है जिसको आप सभी देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अब आप सभी राखी बांध दीजिए। जी हाँ, राखी बांध दीजिए। सभी रक्षाबंधन का तैयार है, सभी का भाई बहन का प्यार है, ऐसे ही बनाए रखे अपनी बहन को और अपने भाई का ऐसा ही प्यार बना रहे। और इसके साथ ही सभी से आशा और उम्मीद यही करता हूँ कि सभी जल्द से जल्द अपनी मंजिल को हासिल करें। जल्द से जल्द आप अपने मुकम्मल पर हो, अपनी मंजिल पर हो। और आप सभी मिठाई खाते जाइए और क्लास को कितने एंजॉय के साथ देखिए वो भी अंत में बताते जाइए। थम्स अप करते रहिए। जी हाँ, अच्छी क्लास है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इस सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं। हो सका तो कल जरूर मिलेंगे। कल NYKS की मीटिंग है तो टाइम नहीं मिला तो कल क्लास होना संभव नहीं है। फिर भी मैं जहाँ तक आपको जानकारी देता रहूँगा। तो इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। कल और एक वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।